हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। सो मोस्टली जो आज का सेशन है वो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड और रीटमेंस वाले स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर रखा गया है, जिसमें कि उन्होंने बोला था कि मैम आप साइकोलॉजी की जो है वो एक मैराथन क्लास लीजिए, जिसमें कि साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आ जाते हैं उनको एक ही क्लास में ख़त्म कर दीजिए, यानी कि एक ही क्लास में पूरे टॉपिक हमें पढ़ा दीजिए। तो मैं मोस्टली जो है वो कोशिश करूँगी कि एक ही क्लास में कंप्लीट कर दूँ। अगर नहीं होता है तो हम एक क्लास जो है वो और ले लेंगे, यानी कि अगला जो है वो पार्ट और रख लेंगे। तो मैं जो है वो इसमें हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगी, तो आपके जो सेल्फ नोट्स हैं उनमें जो वो आप चीज़ें अपडेट कर लेना। आपको लगे कि ये फैक्ट हमारे पास में नहीं है तो वह फैक्ट जो है वो आप उसमें नोट कर लेना। बल्कि जो है वो मतलब लाइन वाइज जो है वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, तो आप जो है वो ध्यान दे लेना, यही बहुत है आपके लिए। यानी कि इन नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो ये बहुत है, सफिशेंट है। इसके अलावा और कहीं कोई चीज़ जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से जो वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं सबसे पहले शुरुआत कर लेती हूँ मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान जो है वो आप बोलोगे मैम आपने इसका अर्थ नहीं बताया। तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी आत्मा का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं। मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो स्पष्ट रूप से आगे आएगा, तब मैं आपको समझाऊंगी। पहले हम जो है वो एक परिभाषा देख लेते हैं, जिसमें कि हम व्यक्ति देखते हैं एबिंगहास। एबिंगहास थोड़ा क्या है कि मैं जब आपको परिभाषा याद करवाऊंगी तो उसमें मैं जो वो कुछ ऐसा पॉइंट आपको बताऊंगी जिससे कि वो परिभाषा और उससे जुड़े हुए व्यक्ति का नाम जो है वो आपको याद रह पाए, और आप एग्जाम में परिभाषा देखते हुए जो है वो आपको व्यक्ति का नाम याद आ जाए। तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है पर इतिहास बहुत छोटा है। इतिहास हाश आ रहा है ना लास्ट में, और अबिंग हाश हाश आ रहा है ना लास्ट में, तो एबिंग हाश आती है। आप सोच लेना कि इतिहास बहुत छोटा है। ये परिभाषा किसने दी थी? एबिंग हाश ने दी थी। पूरी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है पर इतिहास बहुत छोटा है। तो इतिहास बहुत छोटा किसने बताया? एबिंग हाश ने बताया है। इतिहास 16वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था। मनोविज्ञान का जो इतिहास जो था वो कौन सी शताब्दी से शुरुआत मानी जाती है, कौन सी शताब्दी से स्टार्टिंग हो गई थी? तो वो 16वीं शताब्दी से जो है वो मनोविज्ञान के इतिहास की शुरुआत हो गई थी। 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोकिल ने मनोविज्ञान शब्द अपनी बुक साइकोलॉजिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आ जाती है कि साइकोलॉजिया बुक किसकी आ जाती है? तो रुडोल्फ गोकिल की आ जाती है। 1590 ईस्वी में उन्होंने जो वो मनोविज्ञान शब्द अपनी कौन सी पुस्तक में दिया था? तो वो साइकोलॉजिया जो पुस्तक आ जाती है रुडोल्फ गोकिल की, उसमें हमें मनोविज्ञान शब्द देखने को मिलता है। 400 ईसा पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। आपसे जो है वो क्वेश्चन कर लेंगे कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा जो है वो कौन सा टाइम पीरियड में माना जाता था? तो वो 400 ईसा पूर्व में माना जाता था। उस शाखा का नाम आपको क्या देखने को मिलता है? तो मनादर्शन मिलता है। और मनादर्शन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो वो अरस्तु के द्वारा किया गया था। अरस्तु ने मनादर्शन शब्द जो था वो अपनी पुस्तक डी एनिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी एनिमा, अरस्तु ने अपनी जो पुस्तक आ जाती है डी एनिमा, उसमें जो है उन्होंने मनादर्शन शब्द का जो वो प्रयोग किया था। तो अरस्तु जो है वो बायोलॉजी में समझ लो या साइकोलॉजी में समझ लो या पॉलिटिकल साइंस में समझ लो, इनका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। तो ये बुक जो वो याद रखनी है, मनादर्शन याद रखना है, ठीक है। अब हम जो वो बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट के ऊपर। नोट ये ध्यान रखना है कि अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान को दर्शन शाखा यानी कि दर्शन शास्त्र की शाखा किसने माना है? तो अरस्तु ने माना है। तो अरस्तु को मनोविज्ञान का जो जनक कहा जाता है। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। तो किसको माना जाता है दर्शन शास्त्र की जननी? तो मनोविज्ञान को माना जाता, मतलब मनोविज्ञान की जननी किसे माना जाता है? तो दर्शन शास्त्र को माना जाता है। यानी कि सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान का जन्म हुआ था वो दर्शन शास्त्र से माना जाता है। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। किसको माना जाता है? दर्शन शास्त्र को माना जाता है। यानी कि मनोविज्ञान की शुरुआत किससे हुई है? तो दर्शन शास्त्र से हुई है। कब हुई थी? तो 400 ईसा पूर्व में जो है वो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में जो वो माना गया था। अब हम देख लेते हैं मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का अर्थ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो वो ग्रीक यूनानी के दो शब्द यानी कि साइको या लोगस, साइकी और लोगस से जो वो मिलकर बना है। और ये जो है वो सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा जा चुका है। 2011 का पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसमें पूछा जा चुका है। मनोविज्ञान का अर्थ जो है वो साइकोलॉजी शब्द, यानी कि इसको इंग्लिश में जो है वो मनोविज्ञान को साइकोलॉजी बोलते हैं, जो कि इस शब्द की उत्पत्ति जो वो ग्रीक यूनानी के दो शब्द यानी कि एक तो साइकी और एक लोगस। साइकी का मतलब क्या होता है कि आत्मा का, यानी कि साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा का। लोगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। यानी कि लोग क्या करते हैं? तो अध्ययन ही तो करते हैं ना। और साइकी यानी कि साइकी, जब कोई व्यक्ति जो है वो साइको हो जाता है तो उसकी आत्मा जो है वो रहती नहीं है। तो ऐसे याद रख लेना, साइकी यानी कि आत्मा, लोगस यानी कि अध्ययन करना। यानी कि आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा का जो अध्ययन करने की जो शाखा होती है उसको बोलते हैं मनोविज्ञान। और इसकी उत्पत्ति जो वो ग्रीक और यूनानी से हुई है।
ग्रीक या यूनानी के दो शब्दों से हुई है, साइकी और लोगस से हुई है। साइकी का मतलब आत्मा का, लोगस का मतलब अध्ययन करना, ठीक है। और ये सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, प्लेटो का जो शिष्य आ जाता है वो अरस्तु आ जाता है। अरस्तु और डेकार्ट, डेकार्ट ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किन व्यक्तियों के द्वारा कहा गया था, तो प्लेटो के द्वारा कहा गया था, अरस्तु के द्वारा कहा गया था, डेकार्ट के द्वारा कहा गया था। प्लेटो ने आत्मा का विचार प्रस्तुत किया था। किसने जो है वो आत्मा का विचार प्रस्तुत किया था, तो प्लेटो ने जो है वो आत्मा का विचार प्रस्तुत किया था। अब जब प्लेटो आएंगे तो उनके शिष्य अरस्तु तो आएंगे ही आएंगे साथ में। तो अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन किया। किसने आत्मा का अध्ययन किया था, तो अरस्तु ने जो है वो आत्मा का अध्ययन किया था। डेकार्ट ने आत्मा के अध्ययन को भौतिक में जो वो पढ़ने की शुरुआत करी थी, यानी कि भौतिकी रूप से पढ़ने की शुरुआत किन के द्वारा करी गई थी, तो डेकार्ट के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डेकार्ट ने आत्मा के अध्ययन को भौतिकी रूप से पढ़ने की शुरुआत करी थी। विरोध, अब भाई कोई थॉट मान लो या फिर कोई विचार मान लो, उसके रूप में जो है वो कोई ना कोई विरोध तो उत्पन्न जरूर होगा। विरोध उत्पन्न हुआ चूंकि आत्मा की कोई भौतिक सत्ता नहीं होती है, इसलिए मनोवैज्ञानिक इस परिभाषा की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी के अंत में जो है वो ये परिभाषा जो है वो अमान्य हो गई। उन्होंने जो है वो विरोधी जो मत थे, उन्होंने ये तर्क दिया कि आत्मा की कोई भौतिक सत्ता नहीं होती है, यानी कि डेकार्ट ने आत्मा का जो अध्ययन है वो भौतिकी रूप से किया है। तो उनके जो है वो इस थॉट या उनके उस विचार का विरोध करते हुए जो है वो लोगों ने कहा कि भाई आत्मा की तो कोई भौतिक सत्ता ही नहीं होती है, इसलिए मनोवैज्ञानिक इस परिभाषा की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सके। और परिणाम स्वरूप यानी कि वो अपने ही इस सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए। इस वजह से 16वीं शताब्दी के अंत तक ये जो आत्मा का जो अध्ययन, यानी कि मनोविज्ञान को जो आत्मा का अध्ययन मान रहे थे, प्लेटो ने जो आत्मा का विचार प्रस्तुत किया था और अरस्तु ने जो आत्मा का अध्ययन बताया था, डेकार्ट ने जो भौतिकी रूप से पढ़ा था, उन सभी को ध्वस्त कर दिया गया, उनका अंत कर दिया गया 16वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है। उनको अमान्य करार कर दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में क्या कहा गया, तो मन या मस्तिष्क विज्ञान प्रमुख जो है वो कौन आ जाते हैं, प्रमुख व्यक्ति का नाम याद रख लेना, पोम्पोलोजी। पोम्पोलोजी, यानी कि 17वीं शताब्दी में जो है वो मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किनके द्वारा कहा गया था, तो वो पोम्पोलोजी के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा कहा गया था, पोम्पोलोजी के द्वारा कहा गया था। तो 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मनोविज्ञान को किसने कहा था, तो वो पोम्पोलोजी ने किया था। और इनके समर्थक कौन आ जाते हैं, अब जैसे कि प्लेटो थे, अरस्तु थे, डेकार्ट थे, तो इनके भी जो है वो कई लोग समर्थन में आ जाते हैं, जिसमें कि एक तो जो है वो मैं लिख देती हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं देगा, सिम्पिनोजा आ जाते हैं और एक हॉब्स आ जाते हैं। हॉब्स पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल साइंस में जो है ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर आ जाते हैं। कांट भी जो वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर आ जाते हैं। अरस्तु और प्लेटो भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं। तो 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो है वो मनोविज्ञान को किसने कहा है, तो मोस्टली प्रमुख रूप से तो पोम्पोलोजी ने कहा है, लेकिन उनके समर्थक जो है वो सिम्पिनोजा भी आ जाते हैं, हॉब्स आ जाते हैं और कांट आ जाते हैं। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे देख लेते हैं। ये परिभाषा भी अमान्य हो गई। अब जो मन व मस्तिष्क का जो विज्ञान, मनोविज्ञान को जो है वो बताया गया था, ये परिभाषा भी अमान्य हो जाती है। और 19वीं शताब्दी में जो है वो दूसरी परिभाषा आती है कि मनोविज्ञान को जो वो चेतना का विज्ञान माना है। पहले किसका माना था, आत्मा का, उसके बाद में मन मस्तिष्क का, उसके बाद में चेतना का विज्ञान। और प्रमुख रूप से चेतना का विज्ञान किनके द्वारा माना गया था, तो विलियम कांट के द्वारा माना गया था और विलियम जेम्स के द्वारा माना गया था, ठीक है। अन्य अगर हम देखें तो इसमें जो वो वाइल्स और इसके साथ में जेम्स, सली और इसके साथ में टिचनर जो है वो इसके समर्थक आ जाते हैं कि भाई जो मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान आ जाता है। वहीं अगर हम बात करें विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर जो है वो 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम वुंट को जो वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है, लेकिन प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, विलियम वुंट को माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो विलियम वुंट को माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो विलियम वुंट को जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिप्जिंग नगर के बारे में भी पूछा गया है, तो विलियम वुंट को माना जाता है, ठीक है।
मतलब चेतना का विज्ञान जो है वो सर्वप्रथम जो है वो प्रमुख रूप से किसने माना है, तो विलियम वुंट ने माना है और इसके साथ में विलियम जेम्स ने माना है, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। वर्तमान समय में लिप्जिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1879 से मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में से जो वो अलग होकर स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1879 में मनोविज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से अलग होकर स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। 1879 से मनोविज्ञान का आधुनिक काल प्रारंभ होता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट माने जाते हैं। तो ये जो है वो हमारे नोट्स बनाने वाले ने, मतलब कि मेरे नोट्स थे, मैंने उनको दिए कि आप जो है वो उनको अच्छे तरीके से लिखना, बट उन्होंने जो है वो मतलब कई जगह पे जो वो थोड़ी थोड़ी गलतियां कर दी है, तो आप जो वो इग्नोर करना। मैं जैसे बता रही हूँ, मैं जैसे आपको बता रही हूँ उस पर ध्यान देना। तो विलियम वुंट यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है, तो विलियम वुंट को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है, विलियम वुंट को माना जाता है। भारत में मनोविज्ञान का आधुनिक काल जो है वो कब से स्टार्ट होता है, 1915 से प्रारंभ होता है, जब कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के डॉक्टर एन सेन गुप्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एन सेन गुप्ता के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किनके द्वारा स्थापित की गई थी सॉरी भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी, सेन गुप्ता के द्वारा स्थापित करी गई थी। कब करी गई थी, 1915 से जो वो भारत में आधुनिक मनोविज्ञान का आधुनिक काल माना जाता है। मनोविज्ञान का पूर्व वैज्ञानिक काल जो वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक अर्थात 1878 तक माना जाता है। वैज्ञानिक काल जो वो 1879 से जो वो प्रारंभ हो जाता है। वैज्ञानिक काल कब से स्टार्ट हो जाता है, तो 1879 से प्रारंभ हो जाता है। विरोध, अब भाई विरोध करने वाले इसमें भी आते हैं। विरोध करने वाले में मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है सिगमंड फ्राइड के द्वारा, और इसके साथ में मैकडुगल के द्वारा चेतना का विज्ञान नामक परिभाषा का विरोध किया गया। और सिगमंड फ्राइड के अनुसार चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो है वो चेतन, अचेतन, अर्धचेतन 3 अवस्था होती है। यानी कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो है वो अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं। चेतन अवस्था होती है, अचेतन अवस्था होती है और अर्धचेतन अवस्था होती है। मैकडुगल की बुक कौन सी आ जाती है, तो आउटलाइन साइकोलॉजी, यानी कि मैकडुगल की बुक का ये ध्यान में रखना, आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ नंबर 16 पर चेतन शब्द की कड़ी निंदा की गई है। यानी कि चेतना शब्द जो उन्होंने दिया था, उस चेतना शब्द की निंदा जो वो मैकडुगल के द्वारा अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ नंबर 16 में जो उन्होंने कड़ी चेतना करी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 1890 से 1905 तक का समय मनोविज्ञान का बंजर काल के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि 1890 से 1905 तक का समय जो वो मनोविज्ञान का बंजर काल के रूप में जो है वो माना जाता है। 1 मिनट रुकना, आप नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं ताकि आप डिस्टर्ब ना हो बीच में। ओके 1890 से 1905 तक का समय जो वो मनोविज्ञान का बंजर काल के नाम से जाना जाता है। ये टाइम ध्यान रख लेना थोड़ा आप। 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान आया। व्यवहार का विज्ञान कब आया था, तो 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान आया। 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान आया और आज तक ये परिभाषा प्रचलित है। यानी कि व्यवहार का विज्ञान जो वो अभी तक चल रहा है और 20वीं शताब्दी में जो है वो ये आया था, ठीक है, व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन माने जाते हैं, तो वैसे व्यवहार और वैसे वॉटसन, वैसे व्यवहार वैसे वॉटसन माने जाते हैं। अन्य समर्थक जो स्किनर, मैकडुगल, थॉर्नडाइक आ जाते हैं। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। ध्यान रख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आप जो है वो सिर्फ पढ़ने से गलती कर देते हो कि मनोविज्ञान के जनक कौन आ जाते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन आ जाते हैं। तो जो स्किनर आ जाते हैं उनको मौलिक व्यवहारवादी भी कहा जाता है। स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी भी कहा जाता है और थॉर्नडाइक को जो वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। मूल प्रवृत्ति के जनक कौन आ जाते हैं, मैकडुगल आ जाते हैं। व्यवहारवादी के जनक कौन आ जाते हैं, वॉटसन आ जाते हैं। 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा मनोविज्ञान का कौन आ जाता है, तो वो वॉटसन जो है वो 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा आ जाता है। मनोविज्ञान के अब हम कुछ लक्ष्य देख लेते हैं। मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या आ जाते हैं कि मापन एवं वर्णन करना, पूर्व कथन व नियंत्रण करना, व्याख्या करना, ये जो है वो मोस्टली मनोविज्ञान के लक्ष्य आ जाते हैं कि हमारा मेन क्या है कि मापन करना, वर्णन करना, पूर्व कथन व नियंत्रण करना और व्याख्या करना। मनोविज्ञान की हम शाखाएं देख लेते हैं।
मनोविज्ञान की शाखाएं देख लेते हैं, जिसमें कि मनोविज्ञान की शाखा में पहले सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है, उसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में जो अध्ययन किया जाता है, यानी कि मानव के व्यवहारों का शैक्षिक परिस्थितियों में जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो वो बाल मनोविज्ञान आ जाता है, कुछ निदानात्मक मनोविज्ञान आ जाता है, समस्या के कारण को जानना। निदान का मतलब क्या होता है कि समस्या के कारण को जानना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। उपचार का मतलब क्या होता है कि भाई अब हमने जो समस्या के कारण को जान लिया है, अब हम उस समस्या के जो हमने कारण को जाना है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उपचार करना। किसी चीज़ का उपचार करने का मतलब क्या होता है कि जो कारण होता है उसको जानकर उसको दूर करने की कोशिश करना। निदानात्मक मनोविज्ञान, उपचारात्मक मनोविज्ञान, या इसको जो वो क्लिनिकल भी बोलते हैं, यानी कि समस्यात्मक बालकों का जो वो अध्ययन करना। क्लिनिकल क्या मतलब क्या होता है कि जो क्लिनिक में कौन जाता है, जिस बच्चे को या जिस बालक को जो वो परेशानी होती है, समस्या होती है, क्लिनिक में वही तो जाते हैं ना डॉक्टर के पास। तो समस्यात्मक बालक का अध्ययन करना, और इसके साथ में जो वो पशु मनोविज्ञान भी आता है, और एक प्रा मनोविज्ञान या अतीन्द्रिय मनोविज्ञान भी आता है। और मतलब अगर इस पेज को अगर हम ऊपर निकालते हैं तो ये इतना धीरे धीरे निकलता है, और थोड़ा सा नीचे की तरफ निकालते ही इतना फास्ट नीचे नहीं जाता है। एक जो वो बाल मनोविज्ञान होता है, किशोर मनोविज्ञान होता है, प्रौढ़ मनोविज्ञान होता है, और विकासात्मक मनोविज्ञान होता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? जीन पियाजे माने जाते हैं। विकासात्मक जो मनोविज्ञान है उसके जनक कौन माने जाते हैं? जीन पियाजे माने जाते हैं। गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन जो है वो विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। प्रा मनोविज्ञान क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि ये जो है वो इसमें ही बता देती हूँ मैं आपको। परा मनोविज्ञान जो होता है वो अतीन्द्रिय मनोविज्ञान भी इसको बोलते हैं। परा मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय मनोविज्ञान भी बोलते हैं। और परा मनोविज्ञान जो है वो आधुनिकतम शाखा आ जाती है। परा मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय मनोविज्ञान बोलते हैं, और ये आधुनिकतम शाखा है। परा मनोविज्ञान क्या है? आधुनिकतम शाखा है। थोड़ा बहुत क्या है कि आपको कुछ जो नाम है वो दिखाई नहीं देंगे, वो मैं आपको बोल दूंगी। आधुनिकतम शाखा है, इसमें उलझी हुई वृद्धियों का अध्ययन किया जाता है। परा मनोविज्ञान जो होता है उसे अतीन्द्रिय मनोविज्ञान भी कहा जाता है। यह आधुनिकतम शाखा होती है, इसमें उलझी हुई वृद्धियों का जो अध्ययन किया जाता है। जब कोई आने वाली बातों को पहले बता दे, यानी कि उलझी हुई जो वृद्धियाँ होती है उनका अध्ययन किया जाता है, यानी कि आने वाली बातों को पहले बता दे, पुनर्जन्म की बात याद आ जाए, तो ऐसे करके जो है वो परा मनोविज्ञान होता है। यानी कि ऐसे नहीं होता है कि कई कई जो वो ऐसे आपको न्यूज़ देखने को मिलती है कि कोई बच्चा है तो वो उसको जो वो पुनर्जन्म की बातें याद आ रही हैं, यानी कि उसको याद है पुनर्जन्म की बातें, तो उसको बोलते हैं परा मनोविज्ञान। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान की शाखा का। ये जो निदानात्मक उपचारात्मक है, ये मनोविज्ञान की संख्या का 43% मनोवैज्ञानिक निदानात्मक मनोविज्ञान है, यानी कि मनोविज्ञान की शाखा का जो है वो 43% मनोविज्ञान जो है मनोवैज्ञानिक निदानात्मक मनोविज्ञान है। ठीक है, असामान्य मनोविज्ञान का आधुनिक जनक सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। असामान्य मनोविज्ञान का जो है वो आधुनिक जनक किन्हें माना जाता है? तो सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। असामान्य आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शिक्षा एजुकेशन से उत्पत्ति जो वो लैटिन भाषा के एडुकेटम, यानी कि एडुकेटम में ई जो है वो अंदर से होता है, और डिक्यू जो होता है वो बाहर निकालना होता है, विकास करना होता है। तो एडुकेटम से बना है, जिसमें कि ई का अर्थ होता है अंदर से, और डिक्यू का अर्थ होता है बाहर निकालना या विकास करना होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शिक्षा में अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसमें व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करती है, उसे बोलते हैं। ठीक है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है वो एडुकेयर से हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एडुकेयर से भी जो वो मानी जाती है। इसका अर्थ है आगे बढ़ना या बाहर निकालना या विकास करना। शिक्षा व मनोविज्ञानिक, ये सिंपल नोट्स है तो थोड़ा आप जो है एडजस्ट कर लेना। शिक्षा व मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार में परिवर्तन लाती है। मानव के व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि मानव के व्यवहार में अध्ययन करना और उसके व्यवहार को अध्ययन करने के बाद में उसमें परिवर्तन करना। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 से मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो 1900 से मानी जाती है। बाद में थॉर्नडाइक और इसके साथ में हरमन के प्रयासों से जो वो 1920 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप जो वो प्रदान हुआ था। स्पष्ट स्वरूप किसके प्रयासों से प्राप्त हुआ था? तो एक तो थॉर्नडाइक आ जाते हैं और इसके साथ में हरमन का नाम आ जाता है।
थॉर्नडाइक की बुक आ जाती है एजुकेशन साइकोलॉजिया, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो किसकी बुक आ जाती है, थॉर्नडाइक की आ जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी बुक आ जाती है, तो वो थॉर्नडाइक की आ जाती है। शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा में जो वो मनोविज्ञान दृष्टिकोण का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, तो रूसो के द्वारा किया गया था। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रख लेना। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। नकारात्मक निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन, रूसो के अनुसार बालक की प्रकृति की गोद में जो है वो खेलने देना चाहिए। रूसो क्या कहते हैं, रूसो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति को जो है वो नेचर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन करते हैं, यानी कि प्रकृति के पास में जो वो बालक को रखने के लिए ज़्यादा समर्थक है। नकारात्मक निषेधात्मक शिक्षा का समर्थक जो है वो कौन आ जाते हैं, तो रूसो आ जाते हैं। रूसो के अनुसार बालक को प्रकृति की गोद में खेलने देना चाहिए। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं देख लेते हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। तो इसमें क्रो एंड क्रो में जो वो कागले को याद रख लेना, इसमें जो वो दो क्रो एंड क्रो है, तो इसमें जन्म और इसके साथ में जो वो वृद्धावस्था, ठीक है। तो जन्म और वृद्धावस्था आते ही जो वो ध्यान रखना कि इसमें जो वो यही आएगा, यानी कि क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन आ जाती है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार तो जो है वो जन्म और वृद्धावस्था, इन दो नामों को आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्किनर के अनुसार। शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। स्किनर के अनुसार, नर यानी कि नर आ रहा है तो शैक्षिक परिस्थितियों। स्किनर के अनुसार जो वो शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करती है। तो शैक्षिक परिस्थिति नाम आते ही आपको ध्यान रखना चाहिए स्किनर, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन कराता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किनर ने बताई ये बात कि शिक्षा मनोविज्ञान जो वो सीखने व सिखाने की प्रक्रिया, इन दोनों को नामों को याद रखना है, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो कि शिक्षण और अधिगम से संबंधित होता है। ये किसने कहा था, स्किनर ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किनर ने कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। अब एक व्यक्ति आ जाते हैं जिनका नाम पिल महोदय आ जाता है। पिल महोदय ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिल महोदय ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान जो शिक्षा का विज्ञान है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं खोजों के प्रयोगों के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। शिक्षा की समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। वही अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति आ जाते हैं लिंडग्रेन के अनुसार। लिंडग्रेन के अनुसार जो वो शिक्षार्थी, अध्येता या अधिगमकर्ता, शिक्षार्थी भी नाम आता है, अध्येता भी नाम आता है और अधिगमकर्ता भी इनका नाम आ जाता है। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु किसे मानते हैं, बालक को मानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बालक को जानने और समझने का प्रयास करता है। शारीरिक, मानसिक और इसके साथ में सामाजिक और इसके साथ में संवेगात्मक स्थिति का जो वो अध्ययन करता है। सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, अधिगम करते समय बालक जो भी प्रक्रिया करता है वे सभी सीखने की प्रक्रिया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले लिखना, बातचीत करना, चिंतन करना, प्रत्यक्षण करना, स्मरण करना आदि सभी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीखने की परिस्थितियाँ। सीखने की परिस्थितियाँ भी जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सीखने की परिस्थितियों के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया का संचालन होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक की मनोवृत्ति, कक्ष का वातावरण, कक्षा का संवेगात्मक वातावरण आदि जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। मापन एवं मूल्यांकन, शिक्षा मनोविज्ञान की जो है वो बालकों की वृद्धि व रुचि और अभिरुचि और व्यक्तिगत जो है वो होता है। अगर हम देखें तो कि मापन करता है तथा बालक की उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। मापन और मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो बालक की वृद्धि, उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका मापन करता है तथा बालक की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो मापन और मूल्यांकन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। निर्देशन व मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा मनोविज्ञान बालक को उचित निर्देश देकर उसके मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है। निर्देशन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्यक्तिगत निर्देशक यानी कि व्यक्तिगत निर्देशन होता है, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा शैक्षिक निर्देशन शिक्षा के लिए और व्यवसायिक व्यवसाय के लिए जो निर्देशन दिया जाता है। व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और इसके साथ में जो है वो व्यवसायिक निर्देशन आ जाता है।
शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सके, अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका निरीक्षण किया जा सके। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो वो व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका निरीक्षण किया जा सके। शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सके, अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका निरीक्षण किया जा सके। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मानव के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या करता है, तो मानव के व्यवहार का जो वो वैज्ञानिक अध्ययन जो वो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान जो वो विकासशील मनोविज्ञान है। विकासशील मनोविज्ञान है जिसकी विषय वस्तु समयानुसार बदलती रहती है, जिसकी विषय वस्तु जो है वो समयानुसार बदलती रहती है। वहीं अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त व्यवहारिक विज्ञान है और इसके साथ में मानव के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में जो वो वैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो वो मानव के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने व सिखाने, जो कि स्किनर ने बताया था, की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान विधायक यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान है जो कि शिक्षा के कब व कहाँ आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो विधायक यानी कि सकारात्मक मनोविज्ञान है जो कि शिक्षा के कब कहाँ आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। वहीं अगर हम बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं के क्या और क्यों से संबंधित है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो वो अतीत की अपेक्षा जो वर्तमान की घटनाओं के क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे संबंधित जो वो शिक्षा मनोविज्ञान आ जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में नियम व सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में किन का उपयोग किया जाता है, नियम व सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, तो व्यवहारिक रूप है। तो ये हमने जो है वो बात कर ली। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। तो बालक को जानने, समझने, पहचानने में सहायक, स्वयं को जानने में सहायक, बालक की आवश्यकताओं को जानने में सहायक, बालक की समस्याओं को सुलझाने में सहायक और बालक में अनुशासन स्थापित करने में सहायक, व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण प्रदान करने में सहायक, कक्षा कक्ष में अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायक, प्रेम, सहानुभूति, समदृष्टि भाव अपनाने में सहायक, किसी भी प्रकार कक्षा में शैक्षिक परिस्थितियां जागरूक करने में जो वो सहायक रहता है, व्यापक दृष्टिकोण अपनाने में सहायक होता है, बालक की विकासात्मक अवस्था को जानने में सहायक होता है। इसके साथ में जो है वो उचित शिक्षण विधि के प्रयोग में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, उचित शिक्षण विधि के प्रयोग में सहायक है। मूल्यांकन की नवीन विधियों को अपनाने में सहायक होता है, बालक को अभिप्रेरित करके रुचि जागृत करने में सहायक होता है। मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य होते हैं। मनोविज्ञान के कितने लक्ष्य होते हैं, तो 3 लक्ष्य होते हैं। अब हम जो वो बाल विकास का इतिहास देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था। यानी कि 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन अपने 3.5 साल के बच्चे पर जो है वो बेबी बायोग्राफी जो है वो तैयार करी थी। यानी कि उनके द्वारा जो बेबी बायोग्राफी जो है वो अपने बच्चे के ऊपर तैयार करी गई थी। किनके द्वारा जो वो करा गया था, तो वो पेस्टोलॉजी के द्वारा किया गया था। 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन अपने 3.5 साल के बच्चे पर जो है वो बेबी बायोग्राफी जो वो उनके द्वारा तैयार करी गई थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। इसके जन्मदाता कौन आ जाते हैं, स्टैनले हॉल आ जाते हैं। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई और इसके जन्मदाता आ जाते हैं स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने अमेरिका में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी व चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। स्टैनले हॉल ने जो है वो बालकों के लिए पाठ्यक्रम व प्रश्नावली का निर्माण किया। बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल हैं जिन्होंने सभी अवस्थाओं का जो वो क्रमबद्ध अध्ययन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किनके द्वारा किया गया था, स्टैनले हॉल के द्वारा जो वो सभी अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया था। और ये जो है वो बाल मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। 20वीं शताब्दी में बाल विकास पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 से मानी जाती है। भारत में कब से मानी जाती है, तो 1930 से भारत में मानी जाती है। वहीं जो है वो हम बर्क के द्वारा जो है वो जो बात कही गई है वो देख लेते हैं। बर्क के द्वारा
बर्क ने कहा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अर्थात गर्भावस्था से किशोरावस्था का अथवा परिपक्वावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बर्क ने जो है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक और परिपक्व अवस्था तक जो है वो विकास होने की प्रक्रियाओं को बताया है। तो ये जो है वो होता है, इसमें वृद्धि थोड़ा सा होता है और इसके साथ में इधर जो वो विकास होता है। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। अब हम जो है वो थोड़ा देख लेते हैं अभिवृद्धि व विकास में अंतर क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभिवृद्धि व विकास में अंतर। वृद्धि में केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन, यानी कि हमारे शरीर में जो चेंजमेंट होते हैं वो हम वृद्धि में माप सकते हैं। विकास में हमारा संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। ये एक पक्षी होती है, ये बहुपक्षी होता है। इसका अर्थ संकुचित होता है। जब हमारे सिर्फ शारीरिक पक्ष में ही विकास हो रहा है तो ये संकुचित होगा, लेकिन जब हमारे संपूर्ण पक्षों में विकास होगा तो ये व्यापक अर्थ में होगा। और ये बाह्य स्वरूप है, यानी कि शारीरिक पक्ष सिर्फ बाह्य दिखेगा, लेकिन जब हमारा संपूर्ण ही पक्षों का विकास हो रहा है तो हमारे अंदर यानी कि आंतरिक स्वरूप और बाह्य स्वरूप इसमें दिखाई देंगे। इसमें लंबाई चौड़ाई व आकार में वृद्धि का पता चलता है। इसमें हमारी कार्यक्षमता में वृद्धि जो है वो पता चलती है। वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता है, यानी कि वृद्धि जो है उसमें विकास शामिल नहीं होता है, लेकिन विकास में वृद्धि शामिल होती है। इसीलिए मैंने वो डायग्राम बनाकर बताया था कि ये अपना विकास है, इस विकास में जो है वो वृद्धि शामिल होती है, लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं कि कुछ समय पश्चात रुक जाना। वृद्धि जो होती है, अभिवृद्धि जो होती है वो कुछ समय पश्चात रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। केवल आकार बढ़ने से संबंधित। वृद्धि में केवल आकार बढ़ता है, लेकिन इसमें संपूर्ण परिवर्तन होते हैं। सीधे मापन संभव है, यानी कि इसका हम मापन कर सकते हैं कि भाई लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये माप सकते हो आप आराम से, लेकिन विकास का मापन नहीं किया जा सकता है। परिणात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक होता है, लेकिन ये जो वो परिणात्मक और इसके साथ में गुणात्मक होता है। इसका ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मात्रात्मक का ध्यान रखना। रचनात्मक परिवर्तन होता है और इसमें रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होते हैं। इसमें सिर्फ रचनात्मक परिवर्तन होता है और इसमें रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। और अभिवृद्धि जो होते हैं वो विवृद्धि सूचक होते हैं, और विकास जो होता है वो विवृद्धि व ह्रास सूचक होता है। यानी कि अभिवृद्धि वृद्धि जो होती है वो विवृद्धि सूचक होती है, वही अगर हम विकास की बात करते हैं तो ये विवृद्धि व ह्रास सूचक होती है। विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन। श्रीमती हरलोक ने विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप, नवीन चिन्हों का उदय। यानी कि पुराने चिन्हों का लोप हो जाएगा तो नवीन चिन्ह तो आएंगे ना, तो नवीन चिन्हों का उदय। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विकास के नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विकास के नियम। तो समान प्रतिमान का नियम। विकास समान नियमों पर आधारित होता है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों का जो है वो घुटनों के बल चलना। बच्चा जब घुटनों के बल चलता है तो वो समान प्रतिमान का नियम है, चाहे महलों में जन्मा हो या झोपड़ी में मतलब चाहे कोई बच्चा है वो महलों में जन्मा हो या फिर कोई झोपड़ी में जन्मा हो, लेकिन सब दोनों ही बच्चे जो है वो पहले जो है वो स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने घुटनों के बल जो है वो चलते हैं। तो समान प्रतिमान का नियम, यानी कि सम्मान, यानी कि वो अमीर है या गरीब है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जो है वो सर्वप्रथम पहले जो है वो अपने घुटनों के बल पर जो है वो चलते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं निश्चित श्रृंखला का नियम या क्रमबद्धता का नियम। क्रमबद्धता का नियम या निश्चित श्रृंखला का नियम। विकास क्रमानुसार होता है। इसमें क्या बताया गया है कि निश्चित श्रृंखला का नियम या क्रमबद्धता का नियम ये बोलता है कि विकास जो है वो क्रमानुसार होता है। वहीं जो है वो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट परस्पर संबंध का नियम। क्या प्रॉब्लम है इसके? सतत विकास का नियम, निरंतरता का नियम। तो ये विकास आजीवन अर्थात जीवन पर्यंत चलता रहता है। सतत विकास का नियम या निरंतरता का नियम क्या होता है कि ये विकास आजीवन अर्थात जीवन पर्यंत जो वो चलता रहता है। परस्पर संबंध का नियम। संबंध का नियम विकास के चारों पक्ष जिसमें कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परस्पर संबंधित होते हैं, लेकिन घनिष्ठ संबंध शारीरिक और मानसिक विकास में होता है। घनिष्ठ संबंध किस में होता है? तो शारीरिक और मानसिक विकास में होता है। आज सच में इस पीडीएफ ने मेरे को परेशान करके रख दिया है। इतने फास्ट, मतलब थोड़ा बारीक सा मैं पेन मतलब टच करती हूँ इसके, और ये इतने फास्ट तरीके से अपना पेज जो है वो डाउन हो जाती है। बताओ सीरियसली। चलो कोई नहीं। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम क्या बोलता है कि बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, पहले घुटनों के बल चलता है, फिर गिरता पड़ता जो है वो अपने पैरों के बल चलना शुरू करता है, तो उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। यानी कि पहले वो सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। निश्चित दिशा का नियम। तो मस्तकादोमुखी, यानी कि मस्तकादोमुखी। मस्तकादोमुखी का मतलब क्या होता है? सिफेलोकोल्डल।
सीफेलोकोडल, सिर से पैर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर विकास होता है, उसको बोलते हैं निकट दूर। इसमें इसको क्या बोलते हैं? प्रिक्सिमो प्रिक्सिमो डिस्टल, प्रिक्सिमो डिस्टल। केंद्र से सिरों की ओर अर्थात अंदर से बाहर की ओर। निकट से दूर का मतलब क्या होगा कि अंदर से बाहर की ओर, यानी कि केंद्र से, सेंटर से सिरों की ओर। और उसमें मस्तकाधुमुखी या फिर सिफेलोकोडल में क्या होता है कि सिर से पैर की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर विकास होता है। तो ये ध्यान रखना, आपको इनसे क्वेश्चन बन जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ध्यान दे लेना। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम क्या बोलता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता जन्म में से ही पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता जो वो जन्म से ही पाई जाती है। जन्म से ही कोई बालक प्रतिभाशाली होता है, कोई जो वो सामान्य होता है, कोई मंदबुद्धि का होता है, ठीक है। विकास की गति में भिन्नता का नियम, विकास की गति में भिन्नता का नियम, प्रतिभाशाली बालक का विकास तीव्र गति से होता है और सामान्य बुद्धि का बालक का सामान्य गति से, तथा विकास की गति में भिन्नता का नियम, प्रतिभाशाली बालक का विकास तीव्र गति से होता है, वहीं सामान्य बुद्धि का बालक का सामान्य गति से होता है तथा मंद बुद्धि बालक का विकास मंद गति से होता है। अंतः क्रिया का नियम, देखकर सुनकर अनुकरण से सीखना पहले बालक की अपेक्षा दूसरा बालक जो वो तीव्र गति से सीखता है। यानी कि अंतः क्रिया का नियम, देखकर सुनकर व अनुकरण से सीखना पहले बालक की अपेक्षा जो वो दूसरा बालक तीव्र गति से सीखता है। अगर देखकर सुनकर अनुकरण करके सीखता है वो। वर्तालुकार नियम, यानी कि वर्तालुकार का नियम क्या बोलता है कि बालक का विकास केवल रेखीय ना होकर जो वो अर्थात केवल लंबाई में ना होकर जो वो चारों ओर से होता है, यानी कि वर्तुलाकार होता है। ओके। वैसे तो मेरे नोट्स बहुत अच्छे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, एकदम सिंपल तरीके से बनाए हैं और सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से बताया है। एकीकरण का नियम क्या बोलता है कि बालक पहले अपनी हथेली का, फिर अंगुलियों का, फिर अंगूठे का उपयोग करता है। यानी कि एकीकरण का नियम क्या होता है कि बालक जो है वो पहले अपनी हथेली, उसके बाद में अंगुली, उसके बाद में अंगूठे का प्रयोग करता है। वो बाद में इन सबका जो वो समन्वय, यानी कि एकीकरण, यानी कि बाद में इसका एकीकरण करता है, बाद में इनका समन्वय करके जो वो इनका यूज़ करता है। विकास की प्रत्येक अवस्थाओं के अपने अपने खतरे भी होते हैं। तो विकास की प्रत्येक अवस्थाओं के अपने अपने खतरे क्या होते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती है। प्रारंभिक विकास प्रवृत्ति विकास की अपेक्षा महत्वपूर्ण होता है। परिवर्तन का नियम, विकास के अंतर्गत चारों पक्षों में परिवर्तन होता है। पूर्वानुमान पूर्वकथन भविष्यवाणी, विकास को देखकर भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक किस दिशा में प्रगति हासिल कर सकता है। पूर्वानुमान और पूर्व कथन भविष्यवाणी से क्या मतलब निकलता है कि विकास को देखकर भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक किस दिशा में, वाह भाई वाह, किस दिशा में। थोड़ी आप इग्नोर करना कि कुछ मात्राएं गलत हैं, तो नोट्स बनाने वाले ने गड़बड़ कर दी, तो इस वजह से थोड़ा बहुत इशू है। तो आप जो है वो बस थोड़ा सा मैं जैसे बता रही हूँ, बोल रही हूँ, उसको ध्यान रखना और अपने नोट्स को जो है वो साथ साथ में रखना। पूर्वानुमान पूर्वकथन भविष्यवाणी, विकास को देखकर भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक किस दिशा में जो वो प्रगति हासिल कर सकता है। बालक किस दिशा में प्रगति हासिल कर सकता है। प्रकृति पोषण विवाद, प्रकृति पोषण विवाद, प्रकृति यानी कि वंशानुक्रम जो कि बीज आत्मा, और वातावरण जो है वो शरीर यानी कि धरती पोषण। वंशानुक्रम व वातावरण दोनों ही प्रमुख कारक माने जाते हैं। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण, एक सूत्र वुडवर्थ ने दिया है, यानी कि वंशानुक्रम और ये वातावरण का जो ये सूत्र जो है वो किसने दिया है, तो वुडवर्थ ने दिया है। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही जो है वो प्रमुख कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वुडवर्थ व मारिक्स, नहीं दिख रहा होगा आपको नाम, बल्कि मारिक्स नाम है ये। वुडवर्थ व मारिक्स के अनुसार व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का योगफल है, ना होकर गुणनफल है। यानी कि वुडवर्थ और मारिक्स के अनुसार व्यक्ति का विकास जो वो वंशानुक्रम और वातावरण ना होकर गुणनफल है, दोनों का गुणनफल है। आज है ना इस पीडीएफ ने मेरे को बहुत परेशान किया सीरियसली। एक जगह रुक जाए तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, क्योंकि इसमें क्या है कि ये फटाफट से फास्ट तरीके से डाउन हो जाती है, तो उसके बाद में मेरा जो है वो ध्यान इस पर नहीं जा पाता है अपने टॉपिक के ऊपर। वुडवर्थ व मॉरिक्स के अनुसार क्या होता है कि उन्होंने कहा है कि व्यक्ति का विकास जो वो वंशानुक्रम व वातावरण का योगफल ना होकर उनका गुणनफल है।
विकास को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं, जो वंशानुक्रम भी करता है तो वातावरण भी करता है, और परिपक्वता व अधिगम भी जो है वो दो, ये तीनों कारक जो वो विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। विकास को प्रभावित करने वाले ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक है, तो आप इनको जो वो तीनों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये PYQ में पूछ लिया जाते हैं आपसे। वही अगर हम बात करें वंशानुक्रम, तो आनुवंशिकता यह विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारण है। बालक को अपने माता पिता व पूर्वजों की जो विशेषताएं जन्म या गर्भधारण के जो वो समय प्राप्त होती है, उसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। ग्रेग मेंडल वंशानुक्रम के जनक माने जाते हैं। ग्रेग मेंडल जो है वो वंशानुक्रम के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। वंशानुक्रम के सिद्धांत, बिजमैन का जनक, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिजमैन का जो सिद्धांत आ जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिजमैन का जो है वो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी जो है वो नष्ट नहीं होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। यही कारण है कि पीढ़ी से जो वो दूसरी पीढ़ी में निरंतर गुणों का संचरण होता रहता है, स्थानांतरण होता रहता है। बिजमैन का जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो शरीर का निर्माण करने वाले जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। तो ये कमी मत कर देना, बल्कि कभी है, कभी 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 नष्ट नहीं होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। और यही कारण है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर गुणों का संचरण होता है। अर्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार अर्जित गुणों का संचरण नहीं होता है, जैसे कि चूहे के द्वारा जो वो काटना और इसके साथ में जो है वो उसके पूंछ नहीं होना, यानी कि अर्जित गुणों यानी कि उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत ये बोलता है कि इस सिद्धांत के अनुसार अर्जित गुणों का संचरण नहीं होता है। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, इसमें जो वो संचरण होता है। समर्थक कौन आ जाते हैं? लेमार्क आ जाते हैं। उन्होंने प्रयोग किया था जिराफ के ऊपर। लेमार्क ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? जिराफ के ऊपर। असंचरण सिद्धांत में किसके ऊपर प्रयोग किया गया था? चूहे के ऊपर प्रयोग किया गया था। और इसमें उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत जो था उसमें किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? लेमार्क के द्वारा किया गया था, और जिराफ के ऊपर किया गया था। लेमार्क ने कहा कि जो हमारे अर्जित गुण है उनका संचरण होता है, तो उन्होंने इसका प्रयोग जो वो जिराफ के ऊपर करके बताया था। गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत, बायोमेट्रिक सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत, बायोमेट्रिक सिद्धांत, गुणों का स्थानांतरण केवल माता पिता से ना होकर पूर्वजों से भी होता है। यानी कि गाल्टन क्या कहते हैं कि गुणों का जो संचरण होता है वो केवल माता पिता से न होकर पूर्वजों से भी जो है वो मिलता है। अब हम पढ़ लेते हैं मेंडल का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ण संकरता का नियम, मेंडल ने मटर के दाने का या काले व सफेद चूहों का यूज करके निष्कर्ष निकाला है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भिन्नता पाई जाती है, कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान जो होती है उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। ये किसने कहा था? मेंडल का नियम आ जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं वंशानुक्रम के नियम। वंशानुक्रम के नियम देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सारे इकट्ठे करके बता दिए हैं ताकि आपको आसानी हो याद करने में। समानता का नियम क्या बोलता है? समानता का नियम कहते हैं जैसे माता पिता वैसी संतान है। भिन्नता का नियम कहते हैं कि उनमें जैसे माता पिता हैं उनमें से कुछ जो वो भिन्नता संतानों में पाई जाती है। और प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि उनके ठीक ठीक विपरीत संतान होती है। प्रत्यागमन पूरा ही पलट रहा है। भिन्नता तो क्या कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो संतान में भिन्नता पाई जाती है, लेकिन प्रत्यागमन कहता है कि भाई उनके विपरीत ही पाए जाते हैं। समानता क्या कहता है कि माता पिता दोनों के समान ही होते हैं। अब हम देख लेते हैं वातावरण। ये विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारण माना जाता है वातावरण। वातावरण का पर्यायवाची शब्द पर्यावरण है। परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब कि ढकने वाला, घेरने वाला। वातावरण में बालक जो वो संगठित ऊर्जा केंद्र है, यानी कि वातावरण में बालक में जो वो संगठित वातावरण ये विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारण है। वातावरण का पर्यायवाची शब्द जो है वो पर्यावरण होता है। परि यानी कि आवरण, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है ढकने वाला या घेरने वाला। वातावरण में बालक संगठित ऊर्जा का केंद्र है, यानी कि वातावरण में बालक में जो वो संगठित ऊर्जा का केंद्र है। ये कलर बेस्ट नहीं लग रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं, 2 मिनट रुको। कौन सा करें? मेरे को मैरून कलर पसंद। ठीक है मैरून करते हैं। सेट ओके।
वातावरण का पर्यायवाची क्या होता है? पर्यावरण होता है। रोस के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोस के अनुसार वातावरण कोई बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रोस के अनुसार जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है तो वो बाह्य शक्ति यानी कि बाह्य शक्ति से हमें प्रभावित करता है, मतलब कूटता है हमें, हमारे जो थप्पड़ मार देता है। तो रोस से याद रख लेना कि रोस के अनुसार वातावरण कोई बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक आते हैं, जिसमें कि पारिवारिक वातावरण आ जाता है, विद्यालय वातावरण आ जाता है। पारिवारिक वातावरण अनौपचारिक शिक्षा का साधन, इसके अंतर्गत माँ की भूमिका मुख्य, माँ की प्रथम गुरु मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि पारिवारिक में क्या होता है कि माँ को प्रथम गुरु माना जाता है। इसके संस्कारों की जो है वो संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा यार, अनौपचारिक शिक्षा का साधन जो है वो किसे माना जाता है? तो पारिवारिक वातावरण को माना जाता है, यानी कि पहले आपकी मम्मी जो है वो आपको कुछ जो वो सिखाती है कि बच्चों को ऐसे, मतलब आपको बताते हैं कि ऐसे संस्कार आप में होने चाहिए, इस तरीके से आपको बिहेवियर करना चाहिए, बड़ों के साथ में इस तरीके से रहना चाहिए। तो वो जो है वो कच्ची शिक्षा होती है, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा होती है। उसमें कोई औपचारिक का और औपचारिक और अनौपचारिक में मतलब क्या होता है कि अनौपचारिक में जो है वो आपको किसी प्रकार का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, बल्कि औपचारिक में रूल रेगुलेशन होते हैं। अच्छे तरीके से आपको सारे पाठ्यक्रम होता है, पाठ्य पुस्तकें होती हैं, एक सिलेबस होता है, एक टाइम होता है कि इस टाइम में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है। बट अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा में आपको कहीं पे भी किसी भी टाइम पे जो है वो आपको शिक्षा एजुकेशन दे दी जाती थी। मोस्टली पुराने टाइम में अनौपचारिक शिक्षा ही हुआ करती थी, औपचारिक शिक्षा नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम में जो है वो पाठ्यचर्या नहीं होते, पाठ्य पुस्तकें नहीं होती थी, और इसके साथ में जो है वो मतलब गुरुकुल में जो है वो शिक्षा दी जाती थी। तो इस वजह से जो है वो हम मान सकते हैं, क्योंकि उसमें जो वो कोई मोस्टली जो वो सिलेबस नहीं होता है, उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, तो वो होते हैं। और विद्यालय जो वातावरण होता है उसमें औपचारिक शिक्षा होती है। तो ये तो बेसिक्स ही है, आप इतने तो पता ही है आपको। अब हम जो है वो एक व्यक्ति की द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो देख लेते हैं। फ्रोबेल के अनुसार, फ्रोबेल के अनुसार माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं जिसके द्वारा दी गई शिक्षा महत्वपूर्ण व प्रभावशाली होती है। यानी कि माता जो है वो आदर्श अध्यापिकाएं हैं जिनके द्वारा दी गई शिक्षा जो वो महत्वपूर्ण व प्रभावशाली होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक किन्हें माना जाता है? तो फ्रोबेल माने जाते हैं, जो कि जर्मनी के आ जाते हैं। पूर्व प्राथमिक के जो है वो जनक किसे माना जाता है? तो फ्रोबेल को माना जाता है, जो जर्मनी के आ जाते हैं। 1837 में जर्मनी के जो वो ब्लैकेनबर्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1837 में जर्मनी के ब्लैकेनबर्ग नामक स्थान पर प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय किंडरगार्टन की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1837 ईस्वी में जो वो जर्मनी के ब्लैकेनबर्ग में जो है वो किंडरगार्टन की स्थापना करी गई थी। जनक कौन आ जाते हैं? फ्रोबेल आ जाते हैं। पेस्टालॉजी के अनुसार परिवार सीखने का प्रथम स्थान है, सर्वप्रथम यानी कि सर्वोत्तम स्थान व बालक का प्रथम विद्यालय जो वो परिवार होता है। ये बात सही है पेस्टालॉजी के अनुसार। तो पेस्टालॉजी के अनुसार परिवार सीखने का प्रथम स्थान है, सर्वोत्तम स्थान व बालक का प्रथम विद्यालय है। परिवार के अंदर निम्न कारक बालक को प्रभावित करते हैं, जैसे कि परिवार का जो आर्थिक स्थिति वो, और माता पिता का असंतोषजनक वैवाहिक जीवन भी प्रभावित करता है। माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी प्रभावित करता है। अत्यधिक ममता व लाड व्यवहार और इसके साथ में कठोर नियंत्रण या अनुशासन भी जो है वो ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम किसी को जो है वो बांध कर जो है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कोई चीज़ें ऐसी होती है कि ज़्यादा जो है वो उसके साथ में स्ट्रिक्ट बिहेव करना जो है उसके मानसिक संतुलन के ऊपर जो वो इफेक्ट डाल सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कठोर नियंत्रण व अनुशासन, जन्म क्रम आदि हो सकते हैं। विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है। विद्यालय वातावरण देख लेते हैं। ये विकास को प्रभावित करने वाला वह कारक है जिसमें कि औपचारिक एजुकेशन दी जाती है। विद्यालय में जो है वो मतलब टाइम होता है कि इस टाइम तक जो वो आपको सिलेबस करना होता है, पाठ्य पुस्तकें होती हैं, टीचर होते हैं जो कि आपको जो है वो उस टाइम तक आपका पाठ्यक्रम पूरा करवाते हैं, और इसके साथ में जो है वो आप भी जो है वो आपके टेस्ट लिए जाते हैं या फिर आपके जो है वो मतलब पेपर होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये औपचारिक शिक्षा है, इसमें रूल के रेगुलेट के अकॉर्डिंग जो है वो आपको एजुकेशन दी जाती है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षक बालधान का कुशल माली है, यानी कि शिक्षक जो होता है वो बालधान का कुशल माली होता है। ये किसने कहा था? फ्रोबेल ने कहा था। विद्यालय के अंदर निम्न कारण आते हैं। तो ये जो कोटेशन जो आ जाती है छोटी छोटी, वो आपको याद रखनी है कि शिक्षक जो होता है वो बाल धान का जो है वो मतलब कुशल माली होता है। किसने कहा था? फ्रोबेल ने कहा था। विद्यालय के अंदर निम्न कारण आते हैं, जैसे विद्यालय की भौतिक स्थितियाँ भी आ जाती है, शिक्षक का व्यवहार और कुशलता भी आ जाती है, अनुचित शिक्षण विधियाँ भी आ जाती है। अगर हम सही शिक्षण विधियाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो भी शिक्षा को प्रभावित करती है। इसके साथ में विद्यालय का अगर भौतिक स्थितियाँ अच्छी नहीं है, बैठने की जगह अच्छी नहीं है, तो वो भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शिक्षक द्वारा बालक की खुली निंदा करना। शिक्षक द्वारा बालक की खुली निंदा करना, बालक को समस्यात्मक कहकर उसकी अवहेलना करना, ये भी जो है वो प्रमुख कारण माने जा सकते हैं जो प्रभावित करते हैं बालक को। इसके साथ में अगर हम बात करें तो विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है।
विकास कैसे होता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। शिक्षण सूत्र जो है वो भी आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि शिक्षण सूत्र तो आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, बल्कि विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण देख लेते हैं। मित्र एवं साथी, समाज व आस पड़ोस, सिनेमा, रीति रिवाज व परंपराएं, अंधविश्वास, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण जो है वो उसमें शामिल किए जाते हैं इनको। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अंधविश्वास हो गया, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा हो गया। भौगोलिक वातावरण कौन से आ जाते हैं, तो भौगोलिक वातावरण में हमारी जलवायु, हमारा जो मानसून ऐसे आते हैं वो उनको भौगोलिक वातावरण में शामिल किया जाता है। भौगोलिक वातावरण, जलवायु। मनोवैज्ञानिक वातावरण में मूलभूत आवश्यकताएं आ जाती हैं। मनोवैज्ञानिक वातावरण में मूलभूत आवश्यकताएं आ जाती है। निर्देशन व परामर्श आ जाते हैं। प्रेम व सहानुभूति व्यवहार आ जाता है मनोवैज्ञानिक व्यवहार में। जनसंचार के माध्यम भी आ जाते हैं और इसके साथ में परिपक्वता एवं अधिगम भी आ जाता है। परिपक्वता का अर्थ होता है क्षमता का विकास। परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो अर्नोल्ड गैसले ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम याद रख लेना, अर्नोल्ड गैसेल ने। अर्नोल्ड गैसेल ने जो है वो उनके द्वारा जो है परिपक्वता एवं अधिगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसमें क्या होता है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक वंशानुक्रम व वातावरण के बाद महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो परिपक्वता व अधिगम की ही होती है। अब हम बात कर लेते हैं परिपक्वता क्या होता है और अधिगम क्या होता है, यानी कि परिपक्वता में किनको शामिल किया जाता है, अधिगम में किनको शामिल किया जाता है। परिपक्वता में वंशानुक्रम से संबंधित अर्थात जैविकीय कारकों से संबंधित है, यानी कि परिपक्वता जो होता है वो वंशानुक्रम से संबंधित अर्थात जैविकीय कारकों से संबंधित है। अधिगम जो होता है वो वातावरण से संबंधित है। जन्मजात आ जाता है, अर्जित आ जाता है। 25 से मतलब ये जो परिपक्वता जो होती है वो 20 से लेकर 25 वर्ष तक पूर्ण होती है, लेकिन जो अधिगम जो होता है वो हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया जो वो परिपक्वता है और व्यक्तिगत प्रक्रिया जो है वो अधिगम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें शारीरिक प्रक्रिया आती है, लेकिन इसमें मनोवैज्ञानिक और मानसिक प्रक्रिया दोनों आ जाती हैं। अवधान की अवस्था नहीं होती है, यानी कि इसमें अवधान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें अवधान की आवश्यकता होती है। अभ्यास का प्रभाव नहीं पड़ता, अभ्यास का प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता की अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता है। परिपक्वता पर जो वो अधिगम का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि परिपक्वता के अभाव में सीखना संभव नहीं है। यानी कि अगर परिपक्वता ही नहीं होगी तो सीखना संभव कैसे हो पाएगा। अब हम देख लेते हैं विकास की अवस्थाएं, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे तो अपनी 50 मिनट की क्लास हो गई है, तो मुझे नहीं लगता आज ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वो मतलब इस पीडीएफ में 44 पेज है और एक और पीडीएफ है उसमें 19 पेज है, तो इतने पेज आ जाते हैं। तो इसमें अभी तक तो जो है वो 16 पेज हुए हैं। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग जो है वो अपनी मैराथन क्लास थी, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा तो आप भी थक गए होंगे, तो हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में रख लेंगे, बट जितना हो सकता है उतना कवर करते हैं फटाफट से। विकास की अवस्थाएं श्रीमती हरलोक के अनुसार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्रीमती हरलोक के अनुसार, तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था। इसमें जो वो गर्भावस्था में गर्भधारण से जन्म तक, शैशवावस्था में जन्म से 2 सप्ताह तक, बचपनावस्था में 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक, और इसके साथ में 3 से 15 में जो है वो पूर्व बाल्यावस्था आ जाती है, उत्तर बाल्यावस्था आ जाती है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 15 वर्ष। 15 से 21 में जो वो पूर्व किशोरावस्था आ जाती है, उत्तर किशोरावस्था आ जाती है, और इसके साथ में प्रौढ़ावस्था आ जाती है। पूर्व किशोरावस्था जो होती है उसमें 15 से 17 वर्ष आती है, उत्तर किशोरावस्था जो होती है उसमें 17 से 21 वर्ष आती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था 21 के बाद की आती है। ठीक है, तो ये जो हरलोक के अनुसार बताया गया है वो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत याद रख लेना। अब हम बात कर लेते हैं कोलिसैनिक के अनुसार। कोलिसैनिक के अनुसार जो वो गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक, और नवशैशव जो वो जन्म से 3 या 4 सप्ताह जो है वो नवशैशव में उन्होंने शामिल किया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक शैशव। प्रारंभिक शैशव 1 माह से 15 माह कहा जाता है। उत्तर शैशव जो वो 15 माह से 30 माह कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था जो कि उन्होंने 2.5 से लेकर जो वो 12 तक बताई है। पूर्व बाल्यावस्था जो वो 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक आ जाता है। मध्य बाल्यावस्था 5 वर्ष से 9 वर्ष तक आ जाता है। उत्तर बाल्यावस्था जो वो 9 वर्ष से 12 वर्ष तक आ जाता है। किशोरावस्था 12 वर्ष के बाद की आ जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रोज के अनुसार जो वो शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, और पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष आ जाती है। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक आ जाती है। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद की आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं शैले के अनुसार। शैले ने क्या बताया कि शैले के अनुसार जो है वो शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष आ जाती है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक आ जाती है, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक आ जाती है।
जोन्स के अनुसार जो है वो शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष आ जाती है, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष आ जाती है, और इसके साथ में किशोरावस्था जो वो 13 से 18 वर्ष आ जाती है। किशोरावस्था जो वो 13 से 18 वर्ष आ जाती है, और इसके साथ में प्रौढ़ावस्था 18 के बाद में प्रौढ़ावस्था जोन्स ने मानी है। अब हम पढ़ लेते हैं पहले शैशव अवस्था के बारे में। शैशव अवस्था के उपनाम जो आते हैं वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशव अवस्था को माना जाता है, जीवन का आदर्श काल माना जाता है, भाषी जीवन की आधारशिला इसको माना जाता है, सीखने की आयु इसको माना जाता है, सीखने की आयु, मन की मौजों में विचरण करने की अवस्था, प्रिय लगने की अवस्था, नाजुक अवस्था होती है शैशव अवस्था, खतरनाक अवस्था होती है, संस्कारों के निर्माण की अवस्था होती है, खिलौनों की आयु की अवस्था होती है, तार्किक चिंतन की अवस्था होती है, मतलब कि लड़ने की जो है वो योग्य अवस्था होती है, और इसके साथ में नर्सरी स्कूल की एज होती है, पूर्व विद्यालय आयु होती है, टोली पूर्व आयु होती है, प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था होती है। नेक्स्ट देखते हैं शैशव अवस्था की विकासात्मक कार्य व विशेषताएं। शैशव अवस्था की विकासात्मक कार्य और विशेषताएं कौन सी आ जाती हैं? तो विकासात्मक कार्य का संप्रत्य शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैविंग हेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैविंग हेस्ट ने दिया। विकासात्मक कार्य बालक की उम्र अवस्था के अनुसार कार्य करने से है। शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, सीमित मात्रा में कल्पना होती है, दूसरों पर निर्भरता, और इसके साथ में दूसरे शिक्षकों के प्रति मतलब दूसरे शिशुओं के प्रति जो वो रुचि होती है, अनुकरण द्वारा सीखना होता है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, स्वार्थी व स्वकेंद्रित होते हैं, क्षणिक मित्रता होती है, मित्रों की संख्या जो वो 1 या 2 रखते हैं। मित्रों की संख्या कितनी रखते हैं? तो 1 या 2 जो वो मित्रों की संख्या रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो और क्या क्या आ जाते हैं, तो संवेगों का प्रदर्शन इनमें होता है, मूल जो है वो प्रवृत्तात्मक जो व्यवहार होता है, मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार उसमें होता है, नैतिक और सामाजिक भावना का भाव होता है, न तो सामाजिक और न असामाजिक। कहानी सुनना व सुनाना होता है। 2 वर्ष की आयु तक जो वो मलमूत्र विसर्जन के संकेत देना तथा 4 वर्ष की आयु तक मलमूत्र विसर्जन पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं बच्चे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि जो वो भाषाई कौशल आधारभूत समझ जो है वो कर लेते हैं, सुबोपाली जो है वो कर लेते हैं। मतलब कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये जो कर्म से लगाते हैं उसकी ट्रिक आ जाती है सुबोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली। अपनी संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना जो है वो इसमें आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शैशव अवस्था से संबंधित कथन। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार जीवन के पहले 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। वॉटसन के अनुसार शैशव अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्र विकास की ओर जो वो किसी अवस्था से बहुत अधिक होती है। और एक जो वो गुड एनएफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है जिसका आधा जो वो 3 वर्ष तक हो जाता है, उसका आधा जो वो 3 वर्ष तक हो जाता है। किसने कहा था? गुड एनएफ के अनुसार का ने जो वो बताया था। जॉन लॉक के अनुसार शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे तबुला रासा या टेबुला जो वो रासा कहा जाता है। शिशु का जो मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट होता है। किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था, जिसे क्या कहा जाता है? तबुला रासा कहा जाता है या टेबुला रासा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उपनाम क्या क्या आ जाते हैं। तो निर्माणकारी काल आ जाता है, निर्माण होता है। अनोखा काल आ जाता है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु आ जाती है, यानी कि स्टार्टिंग विद्यालय की आयु आ जाती है। वैचारिक क्रियावस्था आ जाती है। शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल आ जाता है, और इसको जो है वो टोली, दल, समूह की आयु भी बोलते हैं, गैंग एज भी बोलते हैं, है ना। और मिथ्या परिपक्वता का जो वो काल रॉस ने इसको बोला है। गैंग एज खेल की आयु भी बोलते हैं। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किल पैट्रिक ने इसको बोला है। और इसको जो वो उत्पाती अवस्था भी बोला है, यानी कि उत्पात मचाते रहते हैं, गंदी अवस्था बोला है। फुर्तीली अवस्था भी इसको बोला है। बाल्यावस्था की विकासात्मक कार्य व विशेषताएं देख लेते हैं। मतलब शारीरिक व मानसिक विकास में जो वो स्थिरता होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, और इसके साथ में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, संग्रह करने की प्रवृत्ति, चोरी करना व झूठ बोलना इसमें होता है। निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति होती है। निरुद्देश्य ऐसे ही घूमते रहना, इधर उधर भटकते रहना। और इसके साथ में जो है वो और क्या होता है इसमें कि निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति होती है। पक्षपात की भावना का विकास होता है। प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। हीन भावना का शिकार ये होते हैं। भाई बहनों में झगड़ा होता है। प्रशंसा पाने की इच्छा होती है। संवेगों पर नियंत्रण होता है। नैतिक व सामाजिक भावना का विकास होता है। संवेगात्मक में सामाजिकता का विकास होता है। और इसके साथ में लिंग भेद और जाति भेद और अर्थ भेद इसमें होता है। और इसके साथ में समलिंगी समूह भावना होती है। नेता बनने की इच्छा इस बाल्यावस्था में होती है। बहुर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है इसमें, यानी कि बाल्यावस्था में जो वो बहिर्मुखी
बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, भाषा का विकास होता है, नकारने की प्रवृत्ति होती है, खोखली मित्रता इसमें होती है। इसके साथ में जो है वो एक और हम देख लेते हैं, थोड़ी बहुत देख लेते हैं बस। खोखली मित्रता होती है, खेलों में रुचि होती है, सामूहिकता का विकास होता है, मूर्त चिंतन की योग्यता होती है, प्रत्यक्ष चिंतन की योग्यता होती है। तो ये हमने जो है वो मोस्टली सारी चीज़ें देख ली है। अब जो बाल्यावस्था से संबंधित कथन आ जाते हैं वो हम अगले क्लास यानी कि नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।